प्यारे छात्रों, नमस्ते। आज हम EL 203 कोड विषय है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के शेष टॉपिक 1.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस का अध्ययन करेंगे। यानी मापन युक्तियों के गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें है शामिल एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन, प्रेसिजन, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, हिस्टेरेसिस, थ्रेशोल्ड, रिपीटेबिलिटी, एरर्स। ये टॉपिक इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें है सिस्टमिक एरर्स, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। इन सभी को आज हम पढ़ेंगे और इनके बारे में जानकारी लेंगे। एक्यूरेसी यानी शुद्धता, यह वह माप है जो मापी जाने वाली वैल्यू के वास्तविक व सच्ची वैल्यू की निकटता दर्शाता है। यानी यह एक रियल वैल्यू को इंडिकेट करता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अधिक एक्यूरेट तब कहते हैं जब उसका माप वास्तविक माप के अधिकतम निकट होता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी 100% अगर मापन हो तो हम उसे हाईएस्ट एक्यूरेसी का कहेंगे या एक्यूरेट मान कहेंगे। परंतु चूँकि प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट्स का कोई भी माप एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आती है और उस त्रुटि को ख़त्म करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ताकि एक्यूरेसी हाईएस्ट हो। रेजोल्यूशन, यह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग होता है। इनपुट में वह सबसे छोटा बदलाव जो आउटपुट में मापा जा सके रेजोल्यूशन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। यानी इनपुट में छोटा छोटा बदलाव जो आउटपुट में मापा जा सके रेजोल्यूशन कहलाएगा। प्रिसीजन, यह माप की रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी एग्जैक्टनेस होती है। यह दर्शाता है कि वैल्यू यानी मान कितनी शार्पली डिफाइन है। इसका मापन दो तरीके से संभव है, कन्फर्मिटी के द्वारा और सिग्निफिकेंट डिजिट के द्वारा। यह उस डिग्री की माप होती है जिसमें क्रमागत माप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सेंसिटिविटी, यह इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापे जाने वाले आउटपुट में परिवर्तन एवं इनपुट में परिवर्तन का अनुपात होता है, यानी रेशो होता है। एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम की सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। लीनियरिटी दर्शाता है कि आउटपुट को इनपुट के अनुपात में लीनियर होना चाहिए, लेकिन पूरी मापन प्रास या रेंज में सिस्टम का लीनियर होना संभव नहीं है। अतः एक निर्धारित सीमा के अंदर ही सिस्टम लीनियरिटी दर्शाता है। लीनियरिटी का माप सीधा रिलेशन समानुपाती से होता है, यानी आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनपुट। तब इन दोनों में ग्राफ इनपुट आउट का अगर ग्राफ ड्रा करें तो एक सीधी लाइन तैयार होगी और जहाँ लीनियरिटी रही है वहाँ तक सीधी लाइन आएगी ग्राफ में, और जैसे ही लीनियरिटी ख़त्म होगी या नॉन लीनियरिटी चालू होगी वहाँ पर ग्राफ में झुकाव पैदा होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यानी ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं रहेगा। हिस्टेरेसिस, यह गुण सभी फिजिकल, केमिकल व इलेक्ट्रिकल रूप में दिखता है। यह लोडिंग व अनलोडिंग कर्व का एक समान न होना दर्शाता है। अर्थात लोडिंग के समय लगाई गई संपूर्ण ऊर्जा अनलोडिंग के समय वापस प्राप्त नहीं होती है। यानी लोडिंग अनलोडिंग की जो ऊर्जाएं हैं वो अलग अलग प्रदर्शित होती है, पर यह पूर्ण साइकिल क्लोज्ड होता है। स्टार्टिंग जहाँ से होता है वापस वहीं लौट के आता है, परंतु लोडिंग और अनलोडिंग की एनर्जी अलग अलग प्रदर्शित होती है।
थ्रेशोल्ड यह वह न्यूनतम माप है जिससे कम इनपुट लगाने पर आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी न्यूनतम माप जिससे कम इनपुट लगाने पर आउटपुट में परिवर्तन नहीं होगा। यानी इनपुट जब थ्रेशोल्ड का होगा तो आउटपुट एक फिक्स रहेगा, उससे नीचे आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। रिपीटेबिलिटी बार बार एक ही मेजर्ड वैल्यू को प्राप्त करना रिपीटेबिलिटी कहलाता है। एरर्स और त्रुटि व्यवहार में कोई ऐसा मापन यंत्र उपलब्ध नहीं है जो परफेक्ट एक्यूरेट हो, अर्थात इसमें कुछ न कुछ एरर अवश्य होती है। यह भी कई प्रकार की होती है। यानी प्रैक्टिकली हर उपकरण में त्रुटि या परिशुद्धता त्रुटि होगी और परिशुद्धता पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली एरर तो आएगी आएगी। हमें परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट या आइडियल इंस्ट्रूमेंट बनाना संभव नहीं है हमारे द्वारा। सिस्टमेटिक एरर इन्हें सामान्यतः दूर या सही किया जा सकता है। यह एरर प्राय उपयंत्रों के दोष, प्रयोग के चारों ओर के वातावरण, प्रेक्षक की आदतों और अनुप्रयुक्त प्रायोगिक विधि के कारण उत्पन्न होती है। ये कुछ कारण बताए जिससे सिस्टमेटिक एरर आती है। सिस्टमेटिक एरर को हटाया जा सकता है। ग्रॉस एरर मानवीय गलतियों के कारण होने वाली एरर ही ग्रॉस एरर कहलाती है। जैसे रीडिंग में एरर, रिकॉर्डिंग में एरर, रिजल्ट कैलकुलेशन में होने वाली एरर्स, ये सभी ग्रॉस एरर में आती है। इसके निवारण के लिए पाठ्यांक काफ़ी सावधानी से पढ़ने व लिखने चाहिए। वांछित मान ज्ञात करने के लिए एक से अधिक रीडिंग या पाठ्यांक लेने चाहिए। यानी बार बार पाठ्यांक लेना चाहिए ताकि एग्जैक्टनेस या एक्यूरेसी के करीब करीब मान प्राप्त हो सके। रैंडम एरर्स सभी व्यवस्थित त्रुटियों को दूर करने के पश्चात जो त्रुटि रह जाती है उन्हें रैंडम एरर कहते हैं। ये त्रुटियां असंख्य कारणों से उत्पन्न होती हैं। इनमें से कुछ तो किए गए प्रयोग में पूर्णतः अज्ञात रहती है, जिससे उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। यानी रैंडम एरर ऐसी त्रुटि है जिसका कारण पता नहीं चल पाता किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, और ये अपने आप उत्पन्न होती है और इसको हटाना भी संभव नहीं हो पाता है। हाँ, इसको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। रैंडम एरर अनियंत्रित रहती है जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। ये त्रुटियां अनियमित असंख्य लघु प्रभावों से उत्पन्न होती है और मापन के वास्तविक मान से पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में विचलन उत्पन्न करती है। यानी मान या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा वास्तविक मान से। किसके कारण? रैंडम एरर के कारण। तो रैंडम एरर को बहुत मुश्किल होता है रिमूव करना। इसको प्रभाव को कम करने के लिए असंख्य परीक्षण लिए जाते हैं और इनका औसत मान ले लिया जाता है जो सत्यापन के लगभग निकट होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है रैंडम एरर में। एक्सपेक्टेड वैल्यू यह मापन में कई दोहराव के एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट का सैद्धांतिक औसत, मीन या एवरेज दर्शाता है। यानी बार बार एक्सपेरिमेंट्स के प्रयोग किए जाए और उनसे जो मापन किए जाएं तो अंकन जो प्राप्त होगा, अंकों के रूप में जो रीडिंग्स आएगी, उनका सभी का एवरेज निकालने पर जो मीन या एवरेज प्राप्त होगा, औसत प्राप्त होगा, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेंडेंसी हमेशा सेंट्रल एक वैल्यू की तरफ होगी। यानी एक वैल्यू जो बार बार रिपीट होगी वो ही एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। तो दूसरी भाषा ऐसे परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ए measure of central tendency, a value for which the systems will tend to। यानी एक वैल्यू जिसकी तरफ ये सिस्टम में मापन करते हैं तो बार बार उसी वैल्यू की तरफ टेंडेंसी होती है। तो यानी बार बार वही वैल्यू प्राप्त होती है, तो उसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कह सकते हैं। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो विभिन्न उपकरणों में उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है 1.4 वो है कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, यानी मापन युक्तियों की अंशांकन मतलब स्केलिंग करना उनके डिवाइसेस पे। किसी नवनिर्मित यंत्र को यूज करने से पहले उसे कैलिब्रेट या अंशांकित किया जाता है। यानी उसके ऊपर
मापन करने के लिए वैल्यू का स्केलिंग की जाती है। एक निर्धारित पूर्व में मापित की गई निश्चित मान की संख्या सिग्नल को इनपुट में लगाया जाता है एवं आउटपुट में आ रहा परिवर्तन मापकर नए यंत्र को कैलिब्रेट किया जाता है। यानी इसमें एक स्टैंडर्ड डिवाइस का कैलिब्रेशन को साथ में इस्तेमाल करते हुए दूसरी जो नई डिवाइस है उसके ऊपर सिग्नल को भेज के उसके आउटपुट के सिग्नल को और स्टैंडर्ड डिवाइस के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के आधार पे नई डिवाइस के आउटपुट पे जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है या परिवर्तन प्राप्त हो रहा है उसके आधार पे कैलिब्रेशन नई डिवाइस में कर लिया जाता है। कैलिब्रेशन इज द कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट वैल्यू डिलीवर्ड बाय अंडर टेस्ट डिवाइसेस विद दोज ऑफ ए कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड डिवाइस ऑफ नाउन एक्यूरेसी। कैलिब्रेशन असल में क्या है? तुलनात्मक अध्ययन है जो अंडर टेस्ट डिवाइस के मापन में प्राप्त वैल्यू की तुलना जो स्टैंडर्ड डिवाइस है उसकी एक्यूरेसी के साथ की जाती है और उसी के आधार पे इस कंपैरिजन के आधार पे कैलिब्रेशन नई डिवाइस का किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डिवाइस नई डिवाइस के मापन में कैलिब्रेशन के लिए काम ली जाती है। कैलिब्रेशन मीन्स यहाँ जस्ट एक्ट ऑफ कंपैरिजन है। कंपैरिजन किनका? स्टैंडर्ड डिवाइस जिसकी एक्यूरेसी हमें पता है, अच्छी एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी है, विद नई अंडर टेस्ट डिवाइस का, ये दोनों का कंपैरिजन होगा। द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड इज नॉर्मली ट्रेसेबल टू ए नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हेल्ड बाय ए नेशनल मेट्रोलॉजी बॉडी। कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड का जांचा जाता है नेशनल इंटरनेशनल पर और उसके लिए एक नेशनल मेट्रोलॉजी बॉडी बनी होती है जो इनको ट्रेस करती है कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड को, यानी जांचती है और उसके आधार पे नए उपकरणों का कैलिब्रेशन संभव हो पाता है। तो कैलिब्रेशन आपके समझ में आ गया। कैलिब्रेशन असल में नए उपकरण का एक तरह का अंशांकन है, यानी उसकी आउटपुट में जो वैल्यू प्रदर्शित होगी डिस्प्ले पर उनको प्रदर्शित करने का जो तरीका होगा वो कैलिब्रेशन होगा, कैलिब्रेशन कहलाता है। और कैलिब्रेशन हमेशा शुरुआत में नई डिवाइस का किसी एक स्टैंडर्ड डिवाइस के पहले से कैलिब्रेट किए हुए वैल्यूज़ के सापेक्ष किया जाता है ताकि नई डिवाइसेज में जो कैलिब्रेशन हो, अंशांकन हो, वो त्रुटि रहित हो, ये प्रयास होता है। और इसको करने के लिए एक बॉडी नेशनल और इंटरनेशनल बनी होती है जो उन्हीं स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड को जांचती है और उसको अनुमोदन करती है और वो अनुमोदन सर्वमान्य होता है और जिसके आधार पे सभी डिवाइसेज से का मापन किया जाना, सभी डिवाइसेज मापन किया जाना संभव होता है। तो आज के लिए ये टॉपिक रहा अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। तो ये आज टॉपिक को यहीं पर हम देते हैं और आगे जो आपको असाइनमेंट दे जाएंगे उनको करके मेरे को भेजना है। तो हाँ, असाइनमेंट के जो कॉपी है वो मैं इस पे तो अपलोड नहीं कर रहा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ और मेरे जो मेल आईडी है ratiram47@gmail.com, यानी RATIRAM47@gmail.com पर आपको इसे भेज देना है। ध्यान रहे असाइनमेंट नंबर ये 1 है, उसके बेसिस जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो आपको अटेंडेंस मिलेगी। अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो तो आपको कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगी, आपको एब्सेंट माना जाएगा। और इन असाइनमेंट के नंबर फिक्स होंगे, जो आप लिखोगे उत्तर उसके आधार पे आपको नंबर प्राप्त होंगे जो आपके सेशनल रिकॉर्ड्स में आगे काम आएंगे। इसलिए सभी सब्जेक्ट्स जो
आपको मिले हैं और उनके जो असाइनमेंट मिल रहे हैं उन असाइनमेंट को पूरा करके टाइमली जब डिपॉजिट कर देना है दी हुई मेल्स पे या अदर जो तरीके हैं उन पर, ताकि संबंधित टीचर उसको चेक करके आपको अंकों को प्रदान कर सके और आपका योग्यता और प्रतिभा का जांचा जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।